तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड्स आंसर टू द फॉलोइंग्स। जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टडी है वो हमें किन किन चीज़ों के आंसर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है और नीचे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, वेदर अ प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से हमें यही पता चलता है कि कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, कोई प्रोसेस हो भी पाएगी या नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है टू क्वांटिफाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोसेस। किसी प्रोसेस के होने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए। बिल्कुल सही बात है। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से हमें यह भी पता चलता है कि किसी प्रोसेस के लिए होने के लिए कितना एनर्जी, कितना वर्क ट्रांसफर होना चाहिए, कितना हीट ट्रांसफर होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है रेट और स्पीड विद विच द प्रोसेस अकर। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। स्पीड की बात नहीं होती थर्मोडायनेमिक्स में। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, जो स्पीड की बात होती है वो हमारी HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर में होती है। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, हीट एंड मास ट्रांसफर में स्पीड की बात होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है एक्सटेंड टू विच अ रिएक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। किस हद तक रिएक्शन हो सकती है, कहाँ तक रिएक्शन हो सकती है, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी से हमें यह भी पता चलता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी कट चुकी है, तो ए ऑप्शन हमारा क्रॉस हो गया, हमारे पास डी ऑप्शन क्रॉस हो गया। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। 1, 2 एंड 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही है। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से हमें पता चलता है कि प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, होगी या नहीं, कितनी एनर्जी उसे चाहिए और किस एक्सटेंट तक जो है वो प्रोसेस या कोई रिएक्शन हो सकती है। स्पीड के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं करता। रेट के बारे में, किस रेट से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी बात हमें HMT में पता, ये बात हमें HMT में पता चलती है। तो यहाँ पर फर्स्ट का सी आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और नीचे लिखा है विच ऑफ द अबोव आर करेक्ट। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। तो देखिए thermodynamics properties are the macroscopic coordinates significant only for a system executing states ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है, थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रॉपर्टी जो मैक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ प्रेशर वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे कैसे है फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ओनली फॉर सिस्टम एग्जिस्टिंग इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा तभी मैक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। बिल्कुल सही है, हम इक्विलिब्रियम में ही स्टडी कर सकते हैं। अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन भी नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक स्टडीज अबाउट ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो स्टडी करती है ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर एनर्जी का, ये सब हम लोग देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक स्टडी अबाउट स्टोरेज ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर इसने स्टोरेज भी ऐड कर दिया कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टोरेज की बात भी करते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उसने हमें कहा है कौन कौन सी करेक्ट है, और यहाँ भी किसी भी ऑप्शन में 1, 2, 3 नहीं है, 1, 2, 3 नहीं है किसी भी ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बी ऑप्शन कहता है कि 1 एंड 3 और जो डी ऑप्शन कहता है कि 1 एंड 2। ये ए और सी तो मैंने छोड़ ही दिए, ए और सी क्योंकि इसमें तो एक एक स्टेटमेंट दे रखी है। बी ऑप्शन में कहता है 1, 3 और डी ऑप्शन में कहता है 1 एंड 2। जो 2 है, 2 में सिर्फ बात हो रही है ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें स्टोरेज की भी बात हो रही है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू 2। तो हम लोग 2 को स्किप कर सकते हैं, थर्ड हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन होगा, 1 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एन एडियाबैटिक बाउंड्री इज 1। एडियाबैटिक बाउंड्री कौन सी होती है, एडियाबैटिक बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो हीट के ट्रांसफर को नहीं होने देती, जो हीट के ट्रांसफर को प्रिवेंट करती है। तो प्रिवेंट्स द हीट ट्रांसफर, थर्ड का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये हमें लिस्ट 1 दे रखी है, ये हमें लिस्ट 2 दे दिया और ये हमें कोड दे दिया। कोड के अकॉर्डिंग हमें इनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए
पहला क्या कहता है, देखिए यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें डायरेक्ट पता है, जैसे अगर मैं बात करूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मेरे पास डायरेक्ट स्पेसिफिक एनर्जी होती है। एनर्जी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर स्पेसिफिक हो गया यानी कि पर यूनिट मास हो गया तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई। तो सी का डायरेक्ट 4 हो गया यहाँ पर, सी का डायरेक्ट 4, यहाँ पर देखिए सी का डायरेक्ट 4 ये बन रहा है, तो ऑप्शन सी डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। बाकी ऑप्शन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सी के लिए तो हमारे पास 4 आ गया, सी का हमारे पास 4 हो जाता है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक इंटरनल एनर्जी एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, तो डी का हमारे पास 2 आ गया, जैसे कि इस सी ऑप्शन में दे भी रखा है। डी का हमारे पास 2 है, सी का 4 है, बी का क्या होगा 3। देखिए कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कंट्रोल वॉल्यूम के लिए रहेगा हमारे पास फिलिंग अ टायर एट अ एयर स्टेशन। अगर हम किसी एयर स्टेशन पर टायर को फिल कर रहे हैं तो वो हमारा एक ओपन सिस्टम है, उसके अंदर हवा फिल की जा रही है। और सेंट्रीफ्यूगल फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक, यहाँ पर फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल फैन की अगर मैं बात करूँ तो ये ओपन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 3, सी का 4, डी का 2, तो सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। ये थर्मोमीटर दिया है एंड इट्स थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करती है। जिन प्रॉपर्टी की हेल्प से टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है उन प्रॉपर्टीज को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट देखता हूँ, जैसे थर्मोकपल है, थर्मोकपल में ईएमएफ होता है हमारे पास क्या, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो डी का हमारे पास 3 आंसर होगा। तो यहाँ पर एक तो बी मैच कर रहा है और एक डी मैच कर रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस में क्या होता है, प्रेशर, जैसे कि आपकी इक्वेशन होती है ना आइडियल इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू में एम आर टी। तो आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, मास आपका कांस्टेंट है, आर आपका कांस्टेंट है, तो आप प्रेशर की हेल्प से टेम्परेचर फाइंड आउट करते हो। प्रेशर की हेल्प से आप टेम्परेचर फाइंड आउट करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो यहाँ सी का 4 हो जाएगा, सी का 4, देखिए सी का 4 सिर्फ डी ऑप्शन मैच कर रहा है, फिफ्थ का डी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। एक बार बाकी ऑप्शन भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। फिफ्थ का आंसर हमारे पास डी है। तो देखिए मर्क्यूरी इन ग्लास, मर्क्यूरी इन ग्लास के लिए रहता है लेंथ, जितना उसके अंदर एक्सपेंशन आता चला जाता है वही हमारे पास, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें एक्सपेंशन आता है मर्क्यूरी में, तो वो लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग मेजर करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर के लिए वॉल्यूम हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए प्रेशर और थर्मोकपल के लिए ईएमएफ। तो फिफ्थ का हमारे पास डी ऑप्शन होगा, ए का हमारे पास 2 हो गया, बी का हमारे पास 1 हो गया, सी का हमारे पास क्या हो गया 4 और डी का हमारे पास हो गया 3, डी का हमारे पास 3 हो गया। चलिए फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया, देखिए मर्क्यूरी इन ग्लास लेंथ, रेडिएशन के लिए ध्यान में रखना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर आपको रेडिएशन का टेम्परेचर तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू कैलकुलेट करते हो। थर्मोकपल के लिए ईएमएफ, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस के लिए प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर के लिए वॉल्यूम हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस द प्रेशर इन अ सिस्टम। क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो किस तरह होता है, रिमेन कांस्टेंट, बात सही है, वेरीज विद टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो प्रेशर जो है वो वेरी नहीं कर सकता, प्रेशर अगर वेरी करेगा तो वहाँ पर मैकेनिकल इनइक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो प्रेशर वेरी नहीं करेगा। बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई, यहाँ पर बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। इज एवरीवेयर कॉन्स्टेंट एट एनी इंस्टेंट, ये मोर करेक्ट है, ए सही है, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, पर सी ज़्यादा करेक्ट है, सी ज़्यादा करेक्ट है कि हर जगह कांस्टेंट रहेगा एट एन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, क्योंकि सिस्टम हर वक्त इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, सिस्टम में चेंजेस आएंगे, जब उसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो प्रेशर होगा वो हर जगह कांस्टेंट होगा, उसी को हम लोग क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहेंगे। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीजेज इफ वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम के इंक्रीज करने से तो प्रेशर डिक्रीज करता है और इक्विलिब्रियम प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर 6th का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर 6th का सी हो जाएगा। चलिए 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग रीडिंग ऑफ प्रेशर टू किलो पास्कल, किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। बैरोमीटर रीड 760 mm ऑफ Hg, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए आपको बैरोमीटर रीड्स दे दिया, यानी कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो आपको अगर बैरोमेट्रिक रीडिंग मिल गई ना तो आपको अब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द अब्सोल्यूट प्रेशर। और अब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास होता है पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गैस, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लस
प्लस गेज प्रेशर, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें किस किस का निकालना है, 50 सेंटीमीटर Hg वैक्यूम का, 80 सेंटीमीटर Hg गैस और 1.2 मीटर H2O गैस। तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, देखिए प्रेशर। पहला अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूँ 50 सेंटीमीटर Hg वैक्यूम, वैक्यूम में यहाँ पर ई नहीं आएगा, 50 सेंटीमीटर वैक्यूम है ना, तो एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम। एटमॉस्फेरिक 760 गिवन है, वैक्यूम उसका 500 गिवन है, 500। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट, आपको ये पार्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप चाहे इस पार्ट को ना भी कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 760 माइनस 500, और उसके बाद क्या लग जाएगा, रो जी एच, रो जी, रो कितना है मर्क्यूरी के लिए 13.6, जी की वैल्यू 9.81। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 34.68 किलो पास्कल आ जाएगा। सेकंड में वो कहता है 80 सेंटीमीटर गेज, 80 सेंटीमीटर गेज है तो ये ऐड हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज 760 प्लस 800, तो ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर था, इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो ये 800 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान में रखना है सेंटीमीटर है, तो 760 प्लस 800 और उसके बाद रो मल्टीप्लाइड बाय जी, तो ये आ गया 208 किलो पास्कल। और तीसरा क्या है हमारे पास, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर है, ये हो जाएगा 1200 जब हम इसे mm में कन्वर्ट करेंगे। mm में कन्वर्ट करने पर 1200। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पी एटमॉस्फेयर कितना है 101.35, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर लीजिए 760 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाय रो जी, रो इंटू में जी, ये जी की वैल्यू हो गई और ये 13.6 रो की वैल्यू हो गई। तो आप इसे मल्टीप्लाइड कीजिए, आपके पास 113 किलो पास्कल आ जाएगा। तो ये आपके पास कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। देखिए चेंज ऑफ स्टेट, पाथ और प्रोसेस, और नीचे यहाँ पर लिस्ट 1 2 3 दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 8th का हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है वन और मोर प्रॉपर्टी, यहाँ पर इसको पूरा कर लीजिए, वन और मोर प्रॉपर्टी चेंज, ये लिखा हुआ है वन और मोर प्रॉपर्टी चेंज। जब भी प्रॉपर्टी में चेंज होगा चेंज ऑफ स्टेट कहलाएगी, ये बिल्कुल सही है। तो ए का हमारे पास 2 मैच करता है, ए का हमारे पास हो जाएगा 2। पाथ, पाथ क्या होता है, स्टेट में कंटिन्यूस चेंज आता चला जाए, स्टेट में कंटिन्यूस अगर चेंज आता चला जाता है तो उसे हम पाथ बुलाते हैं। तो बी का हमारे पास 1 हो जाएगा। पाथ क्या होता है, सक्सेशन ऑफ स्टेट। प्रोसेस, तीसरा क्या कह रहा है वो, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस, चेंज ऑफ स्टेट फॉर अ स्पेसिफाइड पाथ। अगर कोई स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है और हमें वो पाथ स्पेसिफाई हो जाए, स्टेट चेंज हो रही है और हमें वो पाथ स्पेसिफाई हो, तो उसे कहा जाता है प्रोसेस। किस पाथ के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो चेंज होती चली जा रही है, उसे हम लोग बुलाते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर सी का 3 आंसर हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। तो 8th का राइट आंसर क्या बनता है फ्रेंड्स, 8th का राइट आंसर बनता है ए। ए का हमारे पास हो जाएगा 2, पाथ के लिए हमारे पास सक्सेशन ऑफ स्टेट यानी कि बी का 1, और प्रोसेस के लिए हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट फॉर अ स्पेसिफाइड पाथ, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। चलिए 9 देखते हैं। आइज कैप्ड, ये IES 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइज कैप्ड इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम। आइज आपने रखी हुई है थर्मोफ्लास्क के अंदर, ये किसका एग्जांपल है, ये एक वेल इंसुलेटेड, मतलब ना हीट का इंट्रैक्शन होगा ना वर्क का इंट्रैक्शन, किसी भी तरह का इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा। 9th का बी इज द राइट आंसर, 9th का हमारे पास बी राइट आंसर होगा, जो IES 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या, उसमें किसी भी तरह का हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। हीट ट्रांसफर नहीं होता आइसोलेटेड सिस्टम में, कोई भी वर्क डन नहीं होता आइसोलेटेड सिस्टम में, कोई भी मास का इंटरेक्शन नहीं होता, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है। 4th स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगर आपके लिए एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता हूँ, तो इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस हो, उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, बस कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा, ना मास का इंट्रैक्शन होगा ना एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, उसे हम बुलाते हैं आइसोलेटेड। लेकिन सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, 4 कट गया आपका, तो 4 ऑप्शन ये सी कट गया आपके पास, बी कट गया आपके पास, ऑल ऑफ द अबव डी कट गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3, पहली 3 स्टेटमेंट सही होगी, 10th का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, वो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट
सही नहीं है रिगार्डिंग द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो पहला कहता है अ नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज असेंशियल। बिल्कुल सही बात है, मैटर के स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो मटेरियल के स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज आपको चाहिए। बी ऑप्शन वो कहता है अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज आर नीडेड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर की स्टेट को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल गलत है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको चाहिए, लिमिटेड नहीं। लिमिटेड आपको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर ये सही नहीं है। 11th का भी बिल्कुल सही नहीं है। सी क्या कहता है, देखिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेजर्ड। जो आपके जो वेरिएबल्स है आप इनकी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, आप कैलकुलेट करते हो, मेजर नहीं करते, कैलकुलेट करते हो। तो सी भी सही बात है। स्टैटिस्टिकल एवरेज इज अडोप्टेड टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल। इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल के लिए हम स्टैटिस्टिकल एवरेज को अडोप्ट करते हैं निकालने के लिए। बिल्कुल सही। तो 11वें का बी होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और उसने वही कहा है कि कौन सी बात सही नहीं है। तो 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? टेम्परेचर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड नहीं करती। तो टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करता, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेकंड में कहता है मास रिमेन सेम इन ओपन सिस्टम। बिल्कुल गलत बात है। मास आता जाता रहता है, मास का इंट्रैक्शन होगा, सिस्टम में आएगा और सिस्टम से जाएगा। तो बी स्टेटमेंट भी गलत है, हमें सही चूज करनी है। सिस्टम बाउंड्रीज आर कोलैप्सिबल एंड एक्सपेंडेबल। जो सिस्टम की जो बाउंड्रीज होती है, सिस्टम की जो बाउंड्रीज होती है वो कोलैप्सेबल होती है, वो एक्सपेंडेबल मतलब वो मूव भी कर सकती है। सिस्टम की बाउंड्रीज, ये बिल्कुल सही बात है, सिस्टम की बाउंड्रीज मूव कर सकती है। सी इज द राइट आंसर। डी कहता है एन आइसोलेटेड सिस्टम अलोज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ओनली। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होने देगा हीट की फॉर्म में। बिल्कुल गलत है। आइसोलेटेड सिस्टम तो एनर्जी का इंट्रैक्शन होने ही नहीं देता। तो यहाँ पर 12वें का सी, 12th का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये क्वेश्चन 2011 में IES में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल। इंटरचेंज ऑफ मैटर किस में पॉसिबल नहीं होगा? किस में पॉसिबल नहीं होता? क्लोज सिस्टम के अंदर मैटर का इंटरचेंज नहीं हो सकता। तो ए का हमारे पास 3 ऑप्शन बनता है। एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू ओरिजिनल कंडीशन और स्टेट। अगर सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाता है, सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाता है तो उसे कहा जाता है साइकिल, दैट इज कॉल्ड साइकिल। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल। मैटर का इंटरचेंज पॉसिबल होगा ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम में मैटर आ भी सकता है, जा भी सकता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर कंसिडरेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। जो क्वांटिटी मैटर की, वो क्वांटिटी जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसे क्या जाता है? सिस्टम। तो यहाँ पर 13 का देखिए डी आंसर होगा। ए का क्या हमारे पास बनता है? ए का इस ऑप्शन का हमारे पास 3 बनता है, तो ए का हमारे पास 3 बन गया। बी का हमारे पास, इस बी का हमारे पास 4 बनता है, दैट इज साइकिल। सी का हमारे पास 1 बनता है, ओपन सिस्टम। एंड डी का हमारे पास सिस्टम 2, डी का 2 सिस्टम बनता है, डी का 2 हो जाएगा। तो डी आंसर इज द 13th का राइट आंसर होगा। 13वें का डी हो जाएगा। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहाँ पे कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे पास एक ओपन सिस्टम है जिसके अंदर लिक्विड आएगा और जाएगा। पंप का काम क्या होता है? पंप का काम होता है प्रेशर को इंक्रीज करना। अब देखिए बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर को भी तो हम लोग उसमें से स्टीम निकलती है। प्रेशर कुकर में भाप बनती है, तो वो भाप सीटी के थ्रू बाहर निकल जाती है, वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती है। देखिए यहाँ पर डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। जो प्रेशर कुकर है ना, सिर्फ प्रेशर कुकर की बात हो रही है कि एक प्रेशर कुकर रखा हुआ है, तो प्रेशर कुकर के अंदर से कोई मटेरियल आ नहीं सकता, कोई मटेरियल जा नहीं सकता। मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा जब आप उस पर खाना पका रहे हो, कोई आप अपनी दाल वगैरह पका रहे हो, उसमें दाल बना रहे हो, तो उस वक्त की बात नहीं हो रही। प्रेशर कुकर एक सिंपली ये आपका, अगर मैं कुकर की बात करता हूँ तो ये मटेरियल है, इसमें से मास ना आएगा और ना ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर हो गया, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे। प्रेशर कुकर आपका क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा कि उसके अंदर कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा। तो यहाँ पर 14th का बी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी आइसोलेटेड। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम आइसोलेटेड कब कहते हैं? हम आइसोलेटेड तब कहते हैं ना उसमें मास का इंट्रैक्शन होगा ना एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा। तो ए ऑप्शन में वो एंट्रोपी की बात कर रहा है, ए ऑप्शन गलत हो गया। एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा है, बी ऑप्शन गलत हो गया। एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो, बिल्कुल सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है। मास ट्रांसफर वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, तो 15th का सी आंसर होगा। एनर्जी का ट्रांसफर एंड मास का ट्रांसफर ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो 15th का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंट्रोल वॉल्यूम इज आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल गलत। अ क्लोज सिस्टम बट हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री, ये भी नहीं होता। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस, ये कुछ हद तक सही है। डी क्या कहता है? फिक्स्ड रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कंट्रोल वॉल्यूम हमारा रहेगा फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, जहाँ पर मास का, हीट का और वर्क क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन। IAS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर्स टू, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? एनी डेफिनेट रीजन इन स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस रीजन में। ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है। ए अभी हम रखते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है? स्पेसिफाइड मास इन फ्लूइड फ्लो, सी ये कुछ मैच नहीं करता सिस्टम के साथ। स्पेसिफिक रीजन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम सिर्फ ओपन सिस्टम थोड़ी है, क्लोज सिस्टम भी तो होता है, तो सी ऑप्शन भी नहीं मैच करेगा। डी ऑप्शन क्या कहता है? प्रिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफिएबल क्वांटिटी ऑफ मैटर, बिल्कुल सही है 17th का डी। यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन में कहता है एनी डेफिनेट रीजन इन स्पेस, ये स्पेस है। स्पेस में मैंने एक पर्टिकुलर रीजन उठा लिया, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर कोई पार्टिकल ही ना हो, कोई भी पार्टिकल ना हो, ये पार्टिकल लेस हो, तो ये वैक्यूम हो जाएगा। और वैक्यूम में हम लोग थर्मोडायनेमिक की स्टडी नहीं करते। अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर मटेरियल ही नहीं है तो आप स्टडी किसकी करोगे? तो यहाँ पर आपके पास वैक्यूम हो सकता है एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा सही रहेगा, प्रिस्क्राइब्ड और आइडेंटिफिएबल क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की एक आइडेंटिफिएबल और प्रिस्क्राइब्ड जो आपने पूरी फोकस की हुई है जिसके ऊपर, तो 17th का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इन अ हाईली रेयरफाइड गैसेज द कंसेप्ट ऑफ दिस लूजेस वैलिडिटी, कौन कंसेप्ट अपना लूज करता है? कंटिन्यूम, कंटिन्यूम अपना कंसेप्ट को लूज कर देता है रेयरफाइड गैसेज। रेयरफाइड गैसेज मतलब जहाँ पर मटेरियल बहुत कम होगा, लो डेंसिटी रीजन, लो डेंसिटी रीजन में कंटिन्यूम का कंसेप्ट नहीं लगता, तो 18th का हमारे पास बी ऑप्शन होगा। IAS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम? हेट्रोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा फेस एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा फेस एग्जिस्ट करेंगे तो हेट्रोजीनियस, अगर फेस एक ही होगा तो होमोजीनियस। तो यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेरिक एयर, इसको हम लोग गैसियस फेस अज्यूम करेंगे, पूरा का पूरा गैसियस, उसके अंदर भले ही सोल्यूट के पार्टिकल्स हो, उसमें स्मोक हो, धुआं हो, कुछ भी पार्टिकल्स हो, लेकिन हम उसे अज्यूम नहीं करते। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग गैसेस ट्रीट करेंगे, एक ही फेस में होगा, तो ये होमोजीनियस सिस्टम होगा। तो 19th का ए गलत हो गया, 19th का ए गलत हो गया। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों गैस है, दोनों सेम फेस में है, बी भी नहीं होगा। कूलिंग ऑफ फ्लूइड इन अ रेडिएटर, कूलिंग फ्लूइड इन अ रेडिएटर, फ्लूइड है, सेम फेस में रहेगा, ये भी नहीं होगा। मिक्सचर ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम, आइस हो गया सॉलिड, वाटर हो गया लिक्विड, स्टीम हो गया गैस, तो ये हेट्रोजीनियस है। 19th का हमारे पास डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग, 2009 में पूछा गया IAS में, यहाँ से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड नहीं करता। विस्कोसिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक एंट्रोपी, एंट्रोपी एक्सटेंसिव होती है लेकिन स्पेसिफिक एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है। और 4 कहता है थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सही है, वो भी मास पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर चारों की चारों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डी हो जाएगा 20 का, डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर कहता है द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस टू ओरिजिनल स्टेट, सब्सटेंस को अपनी ओरिजिनल स्टेट पर ले आए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो 21 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अ सिस्टम एंड एनवायरनमेंट पुट टुगेदर, सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम और एनवायरनमेंट मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स, यहाँ पर यूनिवर्स ऑप्शन में नहीं है, यूनिवर्स एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, तो यहाँ पर 22 का हम लोग बी फिल करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल होता है यूनिवर्स, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका मिलकर ये बना देगा आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो 23 का ए होगा। टेम्परेचर इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है, डेंसिटी क्या? मास अपॉन में वॉल्यूम।
रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान में रखिएगा, प्रेशर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर 23 का ए, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 24 देखते हैं, यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? प्रेशर इज द प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट इज नॉट द प्रॉपर्टी। हीट जो है वो पार्ट पे डिपेंड करती है, हीट पार्ट पे डिपेंड करती है, वर्क आपकी पाथ पे डिपेंड करती है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी सिस्टम की। पाथ को चेंज करोगे तो आपका हीट इंटरेक्शन या वर्क इंटरेक्शन बदल जाएगा, तो 24 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये IES प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी की यूनिट पूछ रहा है वो आपसे, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए इंथैल्पी जो होती है वो बेसिकली टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हीट कंटेंट, हीट बेसिकली क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन होता है आपका M1 L1 T-2, ये न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, M1 L1 T-2, और ये मीटर यानी कि लेंथ। तो यहाँ से क्या हो गया? M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, यहाँ पर M1 L2 T-2, तो 25 का यहाँ पर आ जाएगा C। C इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अ क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन। क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें मास का इंटरेक्शन नहीं होता लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट। 26 का बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नो एनर्जी लिखा हुआ है, नो मास। एनर्जी का ट्रांसफर होता है, 26 का ए कट गया। नो एनर्जी ट्रांसफर बट मास ट्रांसफर, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, सी कट गया। एनर्जी और मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री, दोनों का हो रहा है, ये तो ओपन सिस्टम है, ये भी आपका कट गया। तो 26 का बी वैसे ही हम निकाल चुके हैं, तो 26 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिवली डिपेंड ऑन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड करती है कि सिस्टम का मास कितना है। तो मास और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पर 27 का ए इज द राइट आंसर, 27 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अ डायथर्मल वॉल इज वन। डायथर्मल वॉल वो होती है जो हीट के इंटरेक्शन को होने देती है, जो प्रिवेंट नहीं करती, जो अलो करती है हीट के इंटरेक्शन को, उसे डायथर्मल वॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रिवेंट्स थर्मल इंटरेक्शन, बिल्कुल गलत। परमिट्स द थर्मल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही, परमिट करती है थर्मल इंटरेक्शन को। चलिए 28 का बी हो गया। 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई हाफ mv का स्क्वायर, ये मास पर डिपेंड करती है, तो ये इंटेंसिव नहीं हो सकती। तो ए ऑप्शन आपका कट, यहाँ पर वन स्टेटमेंट आपकी कट गई। वन स्टेटमेंट आपकी जैसे ही कटी, ए ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया। उसके बाद स्पेसिफिक इंथैल्पी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव होती है। स्पेसिफिक एंट्रोपी इंटेंसिव है लेकिन एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो 4 भी कट गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बचता है 2 एंड 3। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा 29 का, कि जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो है आपकी स्पेसिफिक इंथैल्पी और प्रेशर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फॉर अ सिस्टम टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स आर टू बी। अगर आप चाहते हो कि आपका जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे, वो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर जो होना चाहिए सिस्टम सराउंडिंग का वो सेम होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पर सही आंसर रहेगा, 30 का ए आंसर रहेगा। ध्यान दीजिए, वो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। अगर वो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करता है कि सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, तो वो आपका थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल तीनों मांगेगा, तब उस केस में 30 का डी आंसर हो जाएगा, अगर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करता है। यहाँ पर अगर वो पूछ रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो आपका टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, टेम्परेचर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कंटिन्यूम के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? तो देखिए, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अनेबल मीनिंगफुल स्टैटिस्टिकल एवरेज एंड असाइनमेंट प्रॉपर्टी वैल्यू, बिल्कुल सही है। आप लार्ज जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आप स्टैटिस्टिकल एवरेज लेते हो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कंटिन्यूम के कंसेप्ट में, तो वन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड हायर देन द सिस्टम डायमेंशन। जो मीन फ्री पाथ होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, वो सिस्टम के डायमेंशन से कभी ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर लिखा है हायर, तो ये टू स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज डिसरिगार्डेड, मतलब आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को निगलेक्ट करते हो, डिसरिगार्ड करते हो, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है,
1 भी यहाँ पर सही है, 1 सही है, थर्ड सही है, सेकंड आपकी क्रॉस हो चुकी है। मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स अप्रोचेज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम डायमेंशन, बिल्कुल गलत है। जो मीन फ्री पाथ होता है वो कम होता है सिस्टम के डायमेंशन से। मीन फ्री पाथ को बल्कि आप नेग्लेक्ट कर देते हो एज कम्पेयर टू सिस्टम डायमेंशन। तो 4 स्टेटमेंट भी गलत हो गई, 4 गलत हो गया आपका, और आपके पास सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड भी गलत हो गई। तो आपके पास ए ऑप्शन बचता है, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। यहाँ पर वो कहता है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन अ प्रोसेस। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो एनर्जी, देखिए ना, कोई भी एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं होगा, ना सिस्टम के अंदर एनर्जी आएगी ना सिस्टम के अंदर सिस्टम से जाएगी, तो एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर 32 का सी इज द राइट आंसर, 32 का हो जाएगा सी, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में ये यूपीएसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे, कौन सी स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोल वॉल्यूम।